नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिक्र करने जा रही है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, या कह लीजिए पूरे देश का, और उन राज्यों का स्पेशली जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से जिनके पास कागज नहीं है वो बड़े परेशान है, छटपटा रही है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत जानकारी देने से पीछे नहीं हट रही है, शायद सीरियसली नहीं ले रही है। लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर कितना सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसके बाद अब कार्रवाई की जाएगी, ये तय है। बताया जा रहा है कि बीएलओ ऑफिसर जब पहुंचते हैं और एक महिला से सारी जानकारियां लेते हैं, एसआईआर फॉर्म भरवा दिया जाता है। बताया जा रहा है कि महिला ने जो जानकारी अपने दोनों बेटों के बारे में भरी, वो दोनों बेटे यहाँ रहते ही नहीं है, वो विदेश में रहते हैं, एक कुवैत में और एक कहीं और रहता है। अब ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, इसके बाद जांच बिठा दी गई है। इस तरह के और भी जो मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर भी जांच की जा रही है। ये तो उत्तर प्रदेश का मामला रहा। उत्तराखंड का अगर जिक्र करूं तो यहां पर धामी सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि सहयोग करना होगा सभी को। खुद पुष्कर सिंह धामी का यह बयान है कि डेमोग्राफिकल चेंज मैं किसी को करने नहीं दूंगा। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी, एसआईआर जरूरी कितना है ये तो हम धीरे धीरे समझ रही हैं। जिस तरीके से अवैध तरीके से जो लोग रह रही हैं वो अब छटपटाए हुए हैं, वो सारी चीजें पूरे देश में दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो रामपुर से मामला सामने आया है, ऐसे ही ना जाने कितने मामले होंगे अभी। पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। ये मैंने जब पीआईएल फाइल किया था तो उसमें मैंने 5 करोड़ फर्जी वोटर का आंकड़ा दिया था 18 में। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। अभी लगभग 7 करोड़ के आसपास फर्जी वोटर निकलेंगे, क्योंकि मैंने बिहार में अनुमान लगाया था कि 25 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे, लेकिन वहां पे 65 लाख फर्जी वोटर निकले। तो हो क्या रहा है कि लोग जो जन्नत में चले गए हैं वो भी आके वोट कर रहे हैं, जो जहन्नुम में गए हैं वो भी आके वोट कर रहे हैं, जो माँ के पेट में है वो भी आके वोट कर रहे हैं, जो अरब चले गए हैं, दुबई चले गए हैं, वो भी आके वोट कर रहे हैं। और ये वोट का लगातार प्रक्रिया चल रही थी, इसीलिए एसआईआर करना जरूरी थी और इसीलिए एसआईआर का विरोध भी हो रहा है। मेरी एसआईआर होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, मेरी एक पीआईएल है। एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एसआईआर बंद होना चाहिए। ऐसी 20 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, इस टाइप के बड़े जो दिग्गज वकील आके वो एसआईआर का विरोध कर भी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है, क्योंकि भारत में जो वोटिंग के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए और वो इसी एरिया में रहना चाहिए जहां के लिए वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाह रहा है। आपने जिस घटना की बात बता रही हैं, वो व्यक्ति भारत में रहना छोड़िए, वो तो दुबई में रहता है, कुवैत में रहता है, वहां आराम से रह रहा है, लेकिन फिर भी उसका नाम डलवाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वोटिंग के समय वो दुबई और कुवैत से नहीं आएगा, यहीं पे कोई दूसरा अकबर, कोई दूसरा बाबर, कोई हुमायूं, कोई तुगलक आएगा या किसी और तरीके से आएगा। और ये तो पुरुष में पकड़ा गया। मैंने अपनी पिटीशन में ये लिखा हुआ है, महिलाओं का खास तौर पे वोट का दुरुपयोग होता है, क्योंकि एक जो बहुत विरोध किया था ना, हम बुर्का नहीं हटाएंगे, हम बुर्का नहीं दिखाएंगे, हम आधार से मैच नहीं कराएंगे, कहीं एयरपोर्ट पे जाएंगे बुर्का हटाएंगे, कहीं और भी जाएंगे तो बुर्का हटाएंगे, हज यात्रा पे जाएंगे बुर्का हटाएंगे, हर सब कुछ करेंगे, लेकिन वोटिंग के समय बुर्का नहीं हटाएंगे। वो भी यही बड़ा कारण है, क्योंकि बुर्का पहन के बहुत बड़ी मात्रा में फर्जी वोटिंग होती है। ये कड़वी सच्चाई है। इसका समाधान यही है, एसआईआर हो, रेगुलर इंटरवल पे हो, लेकिन अब फर्जी वोट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। जो ये हमने 5 करोड़ का आंकड़ा दिया है, उसमें भारत के रहने वाले हैं, कहते हैं ना, जो घोस्ट वोटर हैं, जो भूत हैं, रहते नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, ऊपर से आते हैं, सीधे नीचे वोट दे के दोबारा ऊपर चले जाते हैं, और वो बस ऊपर से नीचे केवल एक ही काम करने के लिए आते हैं, वोट देने आते हैं, या कहीं अंदर से जमीन में है, जमीन दोज है, वहां से बाहर निकल के आते हैं, वोट देते हैं, फिर चले जाते हैं। ये प्रक्रिया चल रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने आधार जो एक्ट है, वो हमने आधार सबको अलाउ करा दिया, भाई सब लोग बना सकते हैं, जो भारत के रहने वाले हों या विदेशी हों। ये सोच के आधार बनवाया गया था, चलो ठीक है, इसी बहाने इनको थोड़ा राशन मिल जाएगा, बाकी चीजें मिल जाएगी। उसका दुरुपयोग हो रहा है बड़ी मात्रा में। लगभग 3 करोड़ के आसपास रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने अपना भारत में वोटर बनवा लिया है, वोटर आईडी बनवा लिया। कैसे बनवाया? क्योंकि
आधार एक्ट खुद ही कहता है कि विदेशियों का आधार बन सकता है, तो उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर जो प्राइवेट लोग चलाते हैं उनको 2-2 हजार रुपए दिए, आधार बनवा लिया। और जैसे उनका आधार बन जाता है वो तहसील के दलाल को पकड़ते हैं 2 हजार रुपए में, फिर वहां से राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब 2 डॉक्यूमेंट बन जाता है, नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। जब 3 डॉक्यूमेंट उनका बन जाता है, आरटी ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 4 हजार रुपए देते हैं, उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और जब ये 4 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो फिर वहां का लोकल पार्षद और प्रधान उससे मिलते हैं, और वो लोकल पार्षद और प्रधान या कोई लोकल नेता, छुटभैया टाइप का नेता, वो उनका चारों डॉक्यूमेंट लेकर वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। तो ऐसे लोग कितने बता रहे हैं? ये भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। 5 करोड़ में से 3 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, रोहिंग्या हैं, यानी भारत के रहने वाले नहीं हैं। पर जिनके पास ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, 2-2 हजार रुपए में जिन्होंने भ्रष्टाचार की बुनियाद रखकर ये अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, उनको कैसे पकड़ा जाएगा? हाँ, उनको उनके ऊपर अभी कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है। ये एक दिक्कत की बात है। जैसे अगर इसी में आगे जांच हो कि जिसके बच्चे, माँ ने बोला भाई दोनों बेटे यहीं रहते हैं, चलो ठीक है। अब अगर उसकी आगे जांच हो कि जब वो दोनों लड़के भारत में नहीं रहते हैं तो उनका आधार क्यों नहीं कैंसिल हुआ, उनका राशन कार्ड क्यों नहीं कैंसिल बनाने हुआ, वाला कौन था, उनका ड्राइविंग लाइसेंस किसने बना रखा है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट किसने बना रखा है, उनका वोटर आईडी में नाम पहले किसने जोड़ रखा था। क्योंकि ऐसा नहीं कि नया नाम जुड़वा रहे हैं, एसआईआर कोई नया नाम जोड़ने के लिए नहीं होता। एसआईआर एग्जिस्टिंग वोट को रीवेरीफाई करने के लिए किया जाता है। अब उसका नाम पहले से चल रहा है तभी तो दोबारा ये एफआईआर हो रहा है। सही बात। ये कोई नया वोट नाम थोड़ी जुड़ रहा है। तो सवाल ये है कि वो कितनी बार ऐसे वोट दे चुका है। अब उसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पहले उसने वोट दिया है कि नहीं दिया है, वो तो मिल जाएगा रिकॉर्ड में। फर्जी वोट, और उस समय वोट दिया है तो क्या वो दुबई और कुवैत से आया था कि नहीं आया था। अगर उस समय उसका एयरपोर्ट, उसका फ्लाइट का टिकट नहीं मिलता है भारत आने का, उसका आने जाने का टिकट नहीं दिख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात, उन लड़कों, उन दोनों बेटों के नाम पे भी एफआईआर होनी चाहिए कि जो दुबई में रहते रहते इन्होंने वोट दे दिया। फिर इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर वो नहीं आए तो उनकी जगह किसने वोट दिया। तो ये जो दोनों, आगे जाना चाहिए। ये जो अश्वनी जी दोनों केसेस है कि अगर ये लोग नहीं आए तो किसने वोट दिया, यानी पहली गलती इनकी और दूसरी वोट देने वाले की। ऐसे लोगों पर क्या कोई प्रावधान है सजा का अगर पकड़े जाते हैं? बिल्कुल, इसका बीएनएस में भी प्रावधान है। जो इलेक्शन जहां फर्जी वोटिंग की जाती है उसमें प्रावधान है। इसके अलावा और भी पीनल प्रोविजन है। निश्चित रूप से इसमें करना चाहिए। क्यों इसलिए करना चाहिए, अगर पहली बात तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जब वो यहाँ से चले गए। एक नागरिक की ड्यूटी मैं आपको बता दूं, नागरिक की ड्यूटी है कि जैसे ही मैं यहाँ से, अगर मैं 18 साल का पूरा हो गया, मैं अपने यही इसी एरिया में रहता हूं, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं फॉर्म 6 भरूं और अपना नाम जुड़वा लूं। ठीक है। अगर मैं यहाँ नहीं रहता, कहीं और चला गया हूं, तो ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं फॉर्म 7 भरूं और अपना नाम कटवा दूं। अगर मेरा पता गलत है तो मैं फॉर्म 8 भरूं और अपना पता ठीक करा लूं। ये फॉर्म 6 भरना, फॉर्म 7 भरना, फॉर्म 8 भरना, ये सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी है, नागरिक का कर्तव्य है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, एड्रेस को ठीक कराना, ये इसके लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 बने हुए हैं, ये हमें भरना चाहिए। अगर वो दोनों के दोनों दुबई में बैठ के अपना यहाँ पे अपना उन्होंने फॉर्म 7 नहीं भरा, अपना नाम नहीं कटवाया, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। जिन लोगों ने उनके दुबई में रहते रहते यहाँ वोट किया, फर्जी वोटिंग किया, उसकी जांच करके उनके खिलाफ भी होना चाहिए। मुझे लगता है इस जांच को एक कंक्लूसिव स्टेप तक ले जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में एक नजीर बन जाए और लोग ऐसा काम करने से डरे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डेमोग्राफिकल चेंज नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। कल भी मैं उनका एक बयान सुन रही थी लैंड जिहादियों के खिलाफ। कितने तो 1000 एकड़ जमीन उन्होंने खाली कराई है जिस पर अतिक्रमण था। वहां जो एक्शन हो रहा है कितना इंपैक्टफुल लगता है? देखिए, मैं धामी जी को धन्यवाद दूंगा कि जब से वो आए हैं तब से वहां पे बड़ी मात्रा में जो इंक्रोचमेंट चल रहा था, जिसको लैंड जिहाद कहते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। क्योंकि उत्तराखंड में जंगल बहुत हैं, पहाड़ियां बहुत हैं, नदियां बहुत हैं, लोग कम हैं और वहां पे छिपना बड़ा आसान है, तो वहां बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी ये आते हैं और वहां चले जाते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, नेचुरल उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है, खाने पीने रहने भर के लिए वहां फल फूल मिल ही जाता है, तो वो वहां कब्जा करते चले जा रहे हैं। इस समय अगर भारत में सबसे तेजी के साथ मज़ारें बन रही हैं तो वो उत्तराखंड में बन रही हैं। अभी उस पर रोक लग गई है धामी जी के बाद। सबसे ज्यादा जो दरगाहें बन रही थी उत्तराखंड में बन रही थी, क्योंकि खाली जगह पड़ी हुई है, लोग वहां कम रहते हैं, कोई पूछने वाला कोई पूछने वाला है नहीं। किसी भी जंगल में घुस जाओ, वहां जाके दरगाह बना दो, पीर बाबा की दरगाह, मस्तान शाह की दरगाह, ऐसे जिस नाम से फूल शाह की दरगाह,
और नन्हे शाह की दरगाह ऐसे नाम से बनाते चले जा रहे हैं। ये बड़े प्लान्ड वे में किया गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मजार नहीं है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, इसलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है। पर यहाँ के मुसलमान तो जाते हैं। पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है, इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। भारत में इसलिए लोग करते हैं क्योंकि ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। यही तो मैं बार बार कहता हूं, भारत के मुसलमान और अरब के मुसलमान, और अरब के मुसलमान कहते भी हैं, अरब के मुसलमान भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं कहते हैं, तो हिंदू हैं, तो कन्वर्टेड लोग हैं। ये तो ये नहीं है। और इसीलिए यहाँ के लोग, जैसे हम लोग शंकराचार्य जी की उस पे जाते हैं, समाधि स्थल पे जाते हैं, या बाकी समाधि स्थल पे जाते हैं, उसी का देखा यहाँ पे मजार दरगाह पे जाया जाता है। एक्चुअली एक तो जमीन कब्जाने का एक जरिया भी हो गया, अब उसका एक अलग तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है कि मजार बना लो, दरगाह बना लो, पक्का कब्रिस्तान बना लो। पहले तो ऐसी सी सरकारें आई जिन्होंने पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, लेकिन पक्का कब्रिस्तान बनाने के लिए बजट एलोकेट कर दिया। मजार बनाना, दरगाह बनाना, मजार पे जाना, दरगाह जाना हराम है, उसकी बाउंड्री बनाने के लिए बजट एलोकेट कर दिया। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि भारत के लोग वो जो काम कर रहे हैं वो कितना जायज है। अगर आप अपने आप को मुसलमान मानते हो तो आपको अपने हाथ से ही मजार तोड़ देनी चाहिए, अपने हाथ से ही दरगाह तोड़ देनी चाहिए, अपने हाथ से ही पक्का कब्रिस्तान तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत की योग्य नहीं है। जब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं तो मजार में किसकी इबादत कर रहे हैं, दरगाह में किसकी इबादत कर रहे हैं? मुझे तो कई सारे इस्लाम के एक्सपर्ट बताए कि हम तो अपने माता पिता का भी पैर नहीं छूते। जब वंदे मातरम वाली बात आती है तो दलील दी जाती है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे जी, वंदे मातरम में माँ की वंदना है। हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे जी, हम तो अपने माता का पैर नहीं छूते। अरे जब वंदे मातरम नहीं गा सकते, मातृ वंदना नहीं कर सकते, राष्ट्र वंदना नहीं कर सकते, माता पिता की वंदना नहीं कर सकते, माता पिता का पैर नहीं छू सकते, तो फिर ये मजार पे किसका मत्था टेक रहे हैं? मजार पे तो ऐसे भी दूर से भी नहीं टेकते, बाकायदा लेट के मत्था टेकते। दरगाह पे पूरा फ्लैट होके लेट के मत्था टेकते, फिर वहां किसका टेक रहे हैं? मुझे लगता है इसके ऊपर अब एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में जितना आपने समझाने की कोशिश की, दर्शकों को फिर भी समझ में आया होगा कि हम पहले एसआईआर का जिक्र कर रहे थे, फिर मस्जिद, दरगाह, इनका जिक्र किया। और मुझे लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, बहुत सारी चीजें अभी सामने आएंगी जो अब तक छुपी हुई थी, और ऐसे में आम नागरिक के तौर पर, जागरूक नागरिक के तौर पर आपको भी सहयोग करना होगा, ना कि जैसे ये नूरजहां और ये दानिश नाम है जो बच्चे और इनकी माँ है जिन्होंने फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पूरा मामला बता रही थी, ये नहीं करना। हाँ, मैं एक बात उसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, फॉर्म 6 भरिए। अगर आपके आसपास कोई लगता है कि वो नहीं रहता फिर भी उसको वोटर आईडी में नाम चल रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी है, बीएलओ को जाके बताइए भाई हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ये 10 लोगों का जो नाम चल रहा है यहाँ नहीं रहते, ये बंबई चले गए या कहीं कुवैत चले गए, अबू धाबी, बहरीन चले गए, और उनसे फॉर्म 7 भरवा के उनका नाम कटवा दीजिए। और आपका अगर पता कहीं गलत आ रहा है तो फॉर्म 8 भरिए। फॉर्म 6 नया वोट जुड़वाने के लिए, फॉर्म 7 वोट को कटवाने के लिए, फॉर्म 8 अपना वोटर आईडी में अपना पता ठीक कराने के लिए होता है। इन तीनों फॉर्मों को भरना हम सबकी ड्यूटी है। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये वीडियो आपके हवाले। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, कितने आप सहमत हैं बताइएगा जरूर। और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।